नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने नौशहरा विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए अध्याय की शुरुआत की है। उन्होंने आज कई अहम परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिसमें कि 13 सड़कों का निर्माण और 3 रिसीविंग स्टेशन भी शामिल है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्रवासियों की दैनिक समस्याओं को कम करना और बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। स्थानीय लोग इन सौगातों से बेहद खुश हैं और उन्होंने इसका स्वागत किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि ये परियोजनाएं पूरी होने के बाद नौशहरा के लोगों को लंबी अवधि तक राहत मिलेगी और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में क्षेत्रवासियों के लिए और भी कई विकास सौगातें यूं ही दी जाएंगी। नौशहरा में इस विकास गतिविधि से रोजगार और सामाजिक उत्थान की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। तस्वीरें बैठे हैं ताकि आगे का कार्यक्रम शुरू किया दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही अभी है। कश्मीर राजगृह मैं ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब का आज इस नौशहरा की पावन धरती पर नौशहरा की आवाम की ओर से शुक्र हैं, चाहे वो स्कूल्स के हैं। ये सब काम आज जिनका नींव पत्थर यहाँ पे वर्चुअल मोड पे रखा जा रहा है, की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये पिछले 75 सालों का जो हमारे बुजुर्गों के सपने थे, उन पर आप पूरा खरा कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि नौशहरा के लिए तस्वीरें बैठे हैं ताकि आगे का कार्यक्रम शुरू किया दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही अभी है। कश्मीर दूसरी जो सीआरएफ की सड़कें थी, ये सारियों का ये मैंने आज नींव पत्थर रखा है यहाँ से वर्चुअल। और दूसरा साथ में जो हमारे बिजली के 4 रिसीविंग स्टेशन आए हैं जो हमने लाए हैं, हम अपने चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि वो इंचार्ज पावर भी मिनिस्टर भी हैं। तो उनकी हमने जो एक मंगला माता में रिसीविंग स्टेशन हमारा ग्रिड स्टेशन बनेगा, एक कुलडब्बी में बनेगा, एक गुगरोट में बनेगा, एक नारिया में, उसका भी मैंने आज यहाँ पे नींव पत्थर रखा है। उसके साथ साथ हमारे और भी जितने भी ट्रांसफार्मर्स हमारे कम से कम भी कोई 100 ट्रांसफार्मर जो मैंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में दिया है, उसका भी यहाँ पे मैंने इनॉग्रेशन की है। तो काफ़ी सारी रूरल डेवलपमेंट की काफ़ी सड़कें हैं जो उनका भी है। उसी तरीके से हमारा स्टेडियम के लिए मैंने 2 करोड़ रुपया लाया है नौशहरा स्टेडियम के लिए, उसका नींव पत्थर भी आज हमने रखना है, लेकिन आज मैंने उसको पोस्टपोन किया, लेकिन वो भी एक नेक्स्ट हम रखेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें इस इलाके में मैं लेके आया हूँ। हमारे 1 साल में जो लोग कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने क्या किया है, यहाँ नौशहरा में आप देख लें, 11 साल एक हुकूमत रही, 11 साल यहाँ का एक MLA रहा जिसने कुछ नहीं किया। और आज जब सुरेंद्र चौधरी यहाँ जैसे मैंने आज पूरी आपकी स्कीमें यहाँ आपके सामने शो की हैं, बोर्ड के सामने हैं। ये ऑफिसरान जो जिस डिपार्टमेंट के हैं वो यहाँ खड़े हैं, वो साथ हैं, क्योंकि उनका वो खुद लोगों को ये हमें स्कीमों, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि हमने ये स्कीमें की हैं, आपने देखा ऑफिसर भी साथ है। तो लिहाजा मकसद एक ही है कि मेरे लोगों ने मुझे जिस काम के लिए जिताया है, आज जब मैं नौशहरा की धरती पे खड़ा हूँ तो मैं नौशहरा का MLA बन के यहाँ खड़ा हूँ। जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर जहाँ ताल्लुक है, मैं जम्मू कश्मीर का हूँ, लेकिन आज उन लोगों के जो लोग जो अब देखें उनका प्यार कितना है मेरे साथ और कितनी हमदर्दी है, कैसे जोश से आया हूँ। क्योंकि 1 साल से मैं इनके साथ मिल नहीं सका। आया मैं जरूर 1 साल में कम से कम 20-25 बार आया हूँगा, 20-25 बार यहाँ आया हूँगा, टूर किया होगा, लेकिन इनसे मुलाकात नहीं हो पाती थी। इसलिए मैंने ये स्कीमें भी रखी और साथ में लोगों को भी बुला लिया, ताकि लोगों को पता चले कि हमारा MLA हमारे लिए क्या कर रहा है। ये ना हो कि वो इसी खुशी में रहें कि सुरेंद्र चौधरी तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया, बट एज MLA जो मेरा फर्ज है वो मैंने आज यहाँ पे अदा किया है। कहते हैं पीर पंचाल में बदले की नहीं बल्कि बदलाव की सियासत होगी, ये नारा हमने इंतखाबात में सुना था और आज उस नारे को हकीकत में बदलता हुआ उस वक्त देखा जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी लोगों के इस्तकबाल के लिए रास्ते में खड़े थे। वहीं आज उन्होंने कई बड़े मंसूबों का भी उद्घाटन किया, जिसमें तकरीबन 3 के करीब रिसीविंग स्टेशनों, 12 से ज्यादा सड़कों का इफ्ताह किया है, जिन पे आज काम शुरू हुआ और आज नौशहरा के लोगों को एक बड़ी सौगात उनकी तरफ से दी गई है। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। थन्ना मंडी के विधायक मुजफ्फर इकबाल खान ने आज मॉडल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नई बिल्डिंग का नींव पत्थर रखा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता पूरे राज्य में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, ताकि स्टूडेंट्स बेहतर और क्वालिटी वाले माहौल में अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।
उन्होंने कहा कि नई बिल्डिंग बनने से न केवल स्कूल की ज़रूरतें पूरी होंगी बल्कि स्टूडेंट्स को आधुनिक सुविधाएं भी मिल पाएंगी। स्थानीय लोगों और प्रिंसिपल जावेद राणा ने भी विधायक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस स्कूल में पिछले कई सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, जिसे कि पूरा करने के लिए ये कदम बेहद कारगर साबित होगा। बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन है, क्योंकि ये हायर सेकेंडरी बहुत पुरानी बिल्डिंग थी और इनसफिशेंट थी। जो यहाँ की डिमांड्स को मद्देनज़र रखते हुए और बच्चों की जो तादाद है यहाँ उसको मद्देनज़र रखते यहाँ एक ब्लॉक रखा गया है एडिशनल रूम्स का रीमॉडलिंग का, तो उसका आज संग बुनियाद रखा गया है। और मुझे उम्मीद है कि जिस रफ्तार से हमारे पीडब्ल्यूडी के जो AW साहब और यहाँ JE साहब हैं, इन्होंने बाकी कामों को जिस रफ्तार से किया है इसको भी जल्द से जल्द मुकम्मल करके, ताकि कुछ ही महीनों में, सालों की बात नहीं करूँगा, कुछ ही महीनों के बाद मैं इसकी इनागुरेशन करूँ और बच्चों को यहाँ शिफ्ट किया जाए, क्योंकि बच्चों को यहाँ परेशानी है। और भी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें बच्चों को बैठने की जगह नहीं है, जो मेरे पास लिस्ट मौजूद है। मैं कोशिश करूँगा कि एक के बाद दीगरे मैं उनकी भी बिल्डिंग्स को मुकम्मल करवाऊँगा। और ये इसका काम आज जो है संगे बुनियाद उन्होंने अपने हाथ में रखा है। तो फिलहाल हमारे पास एकोमोडेशन के लिए 6 रूम और डबल स्टोरी जो है डुप्लेक्स G+1 का सैंक्शन हो गया। उसका काम जो है आज संगे बुनियाद MLA साहब ने रखा है। ये हमारी बड़ी खुश आइन बात है और हम चाहते हैं, MLA साहब को मैंने अभी बोला भी है कि जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है हमारे पास ये भी डाइलेप्टेड कंडीशन के अंदर है। तो मैंने MLA साहब को बोला है कि रिक्वेस्ट किया है कि आपने कोई इसका DPR बनवा के तो इसका जो है रेनोवेशन के लिए भी हमारा थोड़ा सा पैसा दिया जाए, ताकि हमारे पास वो जो 6 रूम है वो भी। वहीं सुरनकोट के विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम ने धुंधक से मरहोट तक 1.5 किलोमीटर सड़क की मरम्मत के काम का शुभारंभ किया। लगभग 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाली ये सड़क क्षेत्र के हजारों लोगों की लाइफलाइन मानी जाती है। लंबे समय से खराब हालत में पड़ी इस सड़क के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने लंबे समय से लंबित इस प्रोजेक्ट को शुरू करवाने के लिए विधायक का आभार व्यक्त किया और कहा कि ये सड़क बनने से उन्हें बेहद ज्यादा राहत भी मिलेगी। ये जो रोड हमारी धुंधक जो ब्रिज है, जो हमारा मंदिर है, उससे ये शुरू होती है और इसके पीछे तकरीबन 15 से 20 पंचायतें हैं। तमाम पॉपुलेशन इसी रोड से आती है। तो ये बड़े अरसा से लोगों की डिमांड थी, क्योंकि रोड बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और फ्लड की वजह से भी, और ये रोड यहाँ थी ही नहीं। असल बात तो ये थी। अब इसका काम यहाँ शुरू किया गया है। पहले हम इसकी ड्रेन बनाएंगे, उसके ऊपर इसके ऊपर कंक्रीट का काम है। तो उसके ऊपर कुछ पोर्शन में कंक्रीट है, उसके बाद इसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग भी है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे रब ने ये मौका दिया और बड़ी मेहनत के साथ इस प्रोजेक्ट को सेंक्शन कराया। लेकिन एक बात मैं डिपार्टमेंट को कह देना चाहता हूँ, ये इम्तियाज साहब किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। जो हमारे एक्शन है, इज़ ए ब्रिलियंट एक्शन। ऐसा एक्शन शायद ही हमें कहीं डिस्ट्रिक्ट पुंछ की हमारी शान है, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात है इम्तियाज साहब, ये हमारी इज्जत का मामला है और आपका भी ये यहाँ टेस्ट है, क्योंकि इस रोड के ऊपर बहुत लोगों की नज़र है। इसलिए काम में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। पैसा जैसा, हमारे कंट्रैक्टर भी बहुत अच्छे हैं, ख़ानदानी आदमी हैं, काम करने वाले हैं। तो मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करता चलूँ कि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। कितनी इस रोड की बुरी हालत थी, एक घैल बन चुकी थी। जब हमारे बच्चे कॉलेज जाते थे और वो तकरीबन घुटने तक पानी में जो है वो डूब जाते थे, उनकी यूनिफॉर्म। इसी तरह यहाँ दो मसाजिद हैं, उसके बाद पूरा मोहल्ला है, पानी उसमें भर जाया करता था। तो ये इतनी दिक्कत और परेशानी के बाद आज ये पैसा सेंक्शन हुआ है और इसका टेंडर हुआ है। हम उम्मीद रखते हैं कि इस पैसे को प्रॉपर यूटिलाइज किया जाएगा, वर्क में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। आवाम की तरफ से इंशाल्लाह हम पूरा यकीन दिलाते हैं कि जहां आवाम का कोऑपरेट चाहिए। जम्मू के नानक नगर में आज स्वामी रामस्वरूप योगाचार्य ने वेद प्रचार को समर्पित प्रवचन, यज्ञ और हवन का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
अपने प्रवचन में उन्होंने कहा कि वेद ईश्वरीय वाणी है, जिन्हें कि मनुष्य ने नहीं रचा, बल्कि ऋषियों ने ध्यान की दिव्य अवस्था के अंदर ऋतु के रूप में सुना है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि वेद अनादि ज्ञान धारा है, जो मानव जीवन को सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर ले जाती है। स्वामी राम स्वरूप ने कहा कि वेदों का उद्देश्य मनुष्य को न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करना है, बल्कि सामाजिक संतुलन, शांति और नैतिक मूल्यों की स्थापना करना भी है। तो पूरी पृथ्वी का जो संविधान है, उसके दाता तो ईश्वर है। वेद हमारी पृथ्वी का संविधान है। भगवान ने उसमें जो कुछ कहा वो विद्वानों से सीखा। भगवान ने कहा ये मेरा संविधान है, इसमें मैंने जीने के, मरने के, दुख प्राप्त करने के, सुख प्राप्त करने के सभी नियम रख दिए हैं। आप अलर्ट होकर जो सुख प्राप्त करने के नियम पर चलोगे, दुखों को छोड़ दोगे, आपसे दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि संविधान के अनुसार आप चलेंगे। ईश्वर ने कहा भी सुख कहाँ, तो ये सब जानते हैं दुनिया कि सुख तो परमेश्वर है। ते नूनम नूनम मदे मदे, तेरे में मत आना सुख है प्रभु, थोड़ा थोड़ा सुख मुझे भी, नूनम नूनम मदे। वहीं भलेसा गोवारी में आज राष्ट्रीय कृषि मिशन के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय किसानों के बीच प्राकृतिक खेती के तरीकों को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में एसडीएम अरुण कुमार बड़ियाल और तहसीलदार भलेसा ने भाग लिया और क्षेत्र के सैकड़ों किसानों को संबोधित किया। उन्होंने प्राकृतिक खेती के फायदों के बारे में जानकारी दी और बताया कि आने वाले वर्षों में ये किसानों की आय बढ़ाने में सहायक साबित हो सकती है। वहीं कृषि विशेषज्ञ और वैज्ञानिक डॉक्टर नरेंद्र ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और किसानों को प्राकृतिक खेती के लाभों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में उपस्थित किसानों ने इस पहल की सराहना की और इसे अपनाने की रुचि भी दिखाई। क्या करना है आपने, पत्ते हटाने हैं, उसके ऊपर से प्रोवाइडेड होगा। हमारा नेचुरल फार्मिंग के रिलेटेड था कि हम अपने जो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे फार्मर्स हैं, उनको हम वापस नेचुरल फार्मिंग पे कैसे ला सकते हैं। हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर नरेंद्र जो हैं वो केवीके किश्तवाड़ से आए थे। उन्होंने फार्मर्स को और पूरा वो एक उन्होंने बता दिया कि आपने नेचुरल फार्मिंग के कैसे तरीके हैं, कैसे आपने नेचुरल फार्मिंग को वापस लाना है। क्योंकि जो हम पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज जो करते हैं, एक्सेस जो यूज करते हैं, उससे हमारी जो सॉइल की जो डिग्रेडेशन हो रही है, सॉइल हेल्थ जो है वो डिप्लीट हो रही है। तो उसको बचाने के लिए उसकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज किया जाएगा नेचुरल फार्मिंग के थ्रू, तो उस पे आज एक यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया, जिसमें एसडीएम साहब अरुण साहब ने पूरा रिव्यू लिया कि HADP प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और नेचुरल फार्मिंग तहसीलदार साहब भी थे कि कैसे हम जो हमारे मार्जिनल फार्मर है, मार्जिनल लैंड होल्डर्स हैं, उनको हम कैसे मतलब फायदा दे सकते हैं। जो ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है, इनके तहत हम कैसे उनको फायदा दे सकते हैं। इस प्रोग्राम में एसडीएम साहब ने भी लोगों से वार्तालाप किया और जो फार्मर्स की मुश्किलात थी वो उनको भी सुना और उनको एड्रेस कर। वहीं पुंछ में आज पशुपालन विभाग के पोल्ट्री परिसर में स्थानीय लोगों में उम्दा क्वालिटी की डबल पर्पस मुर्गियां बांटी गई। इन मुर्गियों को विभाग की देखरेख में पाला गया है। इनके अंडों के साथ साथ मीट भी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। विभाग के अधिकारी डॉक्टर सलीम ने बताया कि लोगों के फायदे के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत की अच्छी क्वालिटी के पोल्ट्री यूनिट, टेक्निकल गाइडेंस और दूसरी सुविधाएं भी दी जा रही हैं, ताकि लोग अपनी रोजी रोटी कमाकर पोल्ट्री सेक्टर में आत्मनिर्भर बन सके। डॉक्टर सलीम ने लोगों से अपील की कि वो सरकारी योजनाओं का फायदा उठाकर पोल्ट्री फार्मिंग के जरिए अपनी आर्थिक हालत सुधार सके। हमारे यहाँ पे जो पेरेंट स्टॉक है वो 1 ईयर एंड 4 मंथ का हो चुका है।
तो उसके बाद उसकी जो एग प्रोडक्शन होती है वो मिनिमम हो जाती है, जिसमें गवर्नमेंट का एक प्रोसेस होता है सेग्रीगेशन एंड कलिंग। तो सेग्रीगेटेड बर्ड्स जो अनप्रोडक्टिव बर्ड्स हैं उनको हम कलिंग प्रोसेस से निकाल के आज हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको सेकंड फेज़ में। तो अकॉर्डिंगली थर्ड फेज़ में हम इनको वाइप आउट करेंगे। तो न्यू पेरेंट स्टॉक यहाँ पे इंडक्ट होगा अवर्दी जॉइंट डायरेक्टर पोल्ट्री की तरफ से। तो अकॉर्डिंगली ये जो बर्ड पेरेंट स्टॉक रेयरिंग और जो हैचरी प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली हमारे डिस्ट्रिक्ट में चलेगा, ताकि जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं उनका गुजर बसर इस पे हो सके। क्योंकि ये जो हमारे बर्ड्स होते हैं ये एग प्रोडक्शन में भी अच्छे होते हैं और मीट प्रोडक्शन के लिए भी ड्यूल पर्पस बर्ड्स होते हैं। तो इससे जो हमारे पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं उनको काफ़ी मुफाद होता है। आज भी जो है महकमा मुझे 20 दे रहा है या 10 दे रहा है, मेरे कार्ड पर 10 दे रहा है। तो मेरी गुजारिश है कि अगर ज़्यादा इशू होंगे तो इसका फ़ायदा खुद को भी होगा, लोगों को, पब्लिक को बहुत फ़ायदा है इससे। तो जी हाँ, मुर्गी का गोश्त माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, अंडे मुस्तकिल देती हैं। बाज़ मौका पर देखा हमने कि बाज़ जो है पता नहीं वैरायटी एक अलग होती है, वो मुर्गी जो है दूसरे दिन तीसरे दिन अंडा देती है, लगातार अंडा नहीं देती है। कोई ऐसी जो है नस्ल दी जाए, मुर्गी ऐसी किस्म की दी जाए कि जिससे जो है अंडा लगातार दे, तो फूले फले परवरिश हो। जी, बच्चे निकालने वाली मुर्गियाँ नहीं मिलती हैं आपके यहाँ से। अगर कोई ऐसा सिस्टम हो कि मुर्गी इस किस्म की हो जो इसको अंडे रखें और बच्चे निकलें, तो कम से कम किसान जो है वो अपना फ़ायदा उठा सकता है, आपकी मुर्गियों से आगे बच्चे जो है नस्लें चला सकता है। तो ये है डिपार्टमेंट से मैं गुजारिश। जिला रामबन के संगलदान क्षेत्र के अंदर बीआरओ द्वारा चपरान नाले पर 45 मीटर लंबा डबल लेन स्टील सुपर स्ट्रक्चर पुल तैयार कर दिया गया है। ये पुल बारिश और भूस्खलन से बाधित रहने वाले रामबन गूल संगलदान माहौर मार्ग के लिए वरदान साबित होगी। पुल के निर्माण से स्थानीय लोगों, विद्यार्थियों और मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें कि अब तक रास्ता बंद होने के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। नए पुल से स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी और साथ ही क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा। स्थानीय लोगों ने इस लंबे समय से लंबी मांग को पूरा करने के लिए सरकार का इस नाले की वजह से जो हमारी काफ़ी सारी जो लोगों की जानें भी वहाँ पर गंवाई है हमारे लोगों ने। और आज अल्लाह का करम है कि आज इंशाल्लाह हमारे खासकर मैं मुबारक दूंगी अपने सब डिवीज़न के लोगों को, गूल संगलदान के लोगों को, कि अब जो है वो मुश्किलात जो है वो ख़त्म हो गई है। और इस हाईवे पे सबसे बड़ा जो हर्डल था, जो बोटलनेक है, वो कहीं न कहीं जो है अब ख़त्म हो गया है। तो 2 महीने के बाद इसको जो है कंप्लीटली इनॉग्रेट करके गूल संगलदान सब डिवीज़न के लिए जो है इसको जो है वक़्फ़ किया जाए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक अहम रोल रहा है और उसके साथ-साथ लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स का भी एक अहम किरदार रहा है। इस जो बहुत बड़ी पेंडिंग डिमांड थी, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, खासकर जब से हमने होश संभाला है तब से गूल संगलदान सब डिवीज़न के लोगों की एक ही डिमांड थी, इस हाईवे को। मैं रहता हूँ सर, इसमें पहले बहुत बुरी हालात थी सर, जिसमें बारिशें होती थी, पानी ऊपर से डेथ भी हुई यहाँ पे। तो उसके कारण फिर मुसीबत होती थी। बारिश में थोड़ी माड़ी मोटी बारिश हुई थी, स्लाइड आती थी, नाला बंद हो जाता। अब अल्लाह का शुक्र है कि गवर्नमेंट ने खोल दिया, राहत मिल गई, ऐसे आसानी हो जाएगी। गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं हम, पुल बना के दिया, अब हमें आसानी होगी। हम गुजारिश भी करते हैं इसको जल्द से जल्द खोला जाए। हम इधर खड़े थे, मुझे देखो बस की क्या हालात है, वो बस जा रही है, देखो कैसे खड़े। हाँ, गाड़ी का नुकसान हो। जम्मू पुलिस साउथ जोन ने शांति और जन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और इसको करते हुए कार्रवाई के अंदर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पोस्ट नरवाल की टीम ने आरोपियों के कब्जे से टोका, तलवारें और खुखरी जैसे धारदार हथियार बरामद किए। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों की पहचान रॉकी सिंह और शिवा, दोनों निवासी राजीव नगर नरवाल, और साहिल निवासी अमृतसर के रूप में की गई, जिसे कि वर्तमान में राजीव नगर नरवाल में ही ये जो है वो रह रहा था। इनके खिलाफ बाहू फोर्ट थाने के अंदर बीएनएस के तहत एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। वहीं आरसपुरा क्षेत्र के गांव कोटली मियां फतेह से लेकर पिंडी बॉर्डर तक किसानों के लिए सिंचाई नहर में पर्याप्त पानी न होने के कारण
मुश्किलें और बढ़ गई हैं। स्थानीय किसान बताते हैं कि गेहूं की बुवाई का समय नजदीक है, लेकिन नहर में पानी ना होने से उनकी फसल की बुवाई प्रभावित हो रही है। किसानों का कहना है कि पानी की आपूर्ति समय पर ना होने से उनकी मेहनत और उनकी लागत पर बड़ा असर पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन और संबंधित विभागों से अपील की कि जल्द से जल्द नहर में पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़ा जाए ताकि वो समय पर गेहूं की बुवाई कर सके। वहीं किसानों का कहना है कि उन्हें अगर जल्द पानी नहीं मिला तो उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। ਇਹ ਨਹਿਰ ਜੀ ਮੀਆਂ ਫਤਿਹਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡੀ ਤੱਕ ਇਸ ਨਹਿਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਮਹੀਨਾ ਕਣਕ ਲਾਏ ਪਾਣੀ ਬਿਲकुल नहीं ਆਉਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਲਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਫਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਿਲकुल। ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਨਹਿਰ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? कहना की है, फसल सुकन दे महीना कणक का पानी लगते नहीं, कणक ना होनी है। जिमींदार फिर मार पै जानी, अगे मूंजी की मार पई, हुण कणक की पै जानी है। डिपार्टमेंट की अपील करेंगे? है डिपार्टमेंट की अपील करेंगे? डिपार्टमेंट ये अपील करने के पानी छड्डो नहर च, कम से कम पानी तो लगे। लोग कणक पानी तो लग जाए, कणक सुक्कियां पईयां पैलियां, महीना 3-4 महीने का बदल पे, मुड़ के बदल नहीं पिया। ਚੱਕ ਦਵਲੈੜ ਪਿੰਡੀ ਤੱਕ ਰੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀਰਪਿੰਡ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੋੜ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਗੇਹੂੰ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ 'ਚ ਬੜੋਤੀ ਹੋਏਗੀ। किसान अगे मारे जाता हर बार, मतलब इस बार भी तुम देखते पे हो कि बारिश की वजह नाल साड़ी जी चावल की फसल है, धान की फसल है भी ऐतकी कुछ नहीं मतलब निकलिया, दाने कुछ नहीं निकले। इस कारण यह है कि साडी डिपार्टमेंट अगे इहो ही है कि पानी छड्डो, ताकि जो भी जे गेहूं की जी बिजाई लोगों ने की है, इस टाइम पानी की जरूरत है सख्त। और ये नहरां 'च पानी आते नहीं, खास कर बिचली नहर तुसीं देख लो, खौड़ अगे कुत्तू चक, रापुर, कुतमजाम जी दवलैड़ तक नहर जाती है, बिल्कुल पानी मतलब कोई निकास ही नहीं उसका, पानी का नहर कढ़ते ही नहीं, जे कढ़ते नहीं छड्डते। इस कारण डिपार्टमेंट अगे साडी इहो ही गुजारिश है कि पानी छड्डो, ताकि जी गेहूं की फसल है जी ये बढ़ोतरी हो सके। जम्मू के मढ़ ब्लॉक के पंजोड़ गांव में बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया का विरोध चरम पर पहुंच चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं धान की फसल की बिक्री पर निर्भर हैं, लेकिन इस बार प्राकृतिक आपदा ने उनकी फसल को बर्बाद कर दिया। इसके बावजूद भी सरकार राहत देने के बजाय स्मार्ट मीटर लगाकर उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि बिजली विभाग की ओर से स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर तुरंत रोक नहीं लगी तो वो बड़े आंदोलन पर उतरने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि वो अपने हक के लिए हर संभव कदम उठाएंगे और स्मार्ट मीटर को जबरदस्ती लगाने की कोशिश किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे इधर मीटर लगने के लिए बोल रहे हैं कि हम सब इधर गरीब लोग हैं, सब गरीब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो हमारे इधर मीटर लग जाएंगे तो हमारा इधर तो रहने भी मुश्किल हो जाएगा। हम ऐसे रहते हैं, हमने छोटे छोटे बच्चे हमारे रहते हैं लाइट के बिना। अगर बच्चे रहते नहीं हैं तो गांव में मीटर कैसे लग जाएंगे? मीटर लगने नहीं देते हैं, हम इधर नहीं लगने देंगे मीटर। हम बार बार बोल रहे हैं हम मीटर नहीं लगने देंगे। जहाँ जाना चाहेंगे हम वहाँ जाएंगे, मिश्री आला वगैरह जहाँ भी जाना चाहेंगे हम जाएंगे। हमारे इधर मुंजी बेच कर हम गुजारा करते हैं, इस बार तो मुंजी भी नहीं रही तो हम मीटर कैसे लगने दें? लोगों को पता नहीं चलता, इधर जो मीटर लगाने आते हैं वो अंधे होड़े हैं। इधर गवर्नमेंट अंधी हो गई है जो उसको पता नहीं चलता कि इधर मीटर लगेंगे तो लोग कैसे खाएंगे। इधर लोग खाने के लिए भी तरस रहे हैं, इधर कैसे मीटर लगने दें? हम बार बार बोले जो आएगा ना इधर से मार खाकर जाएगा, हम नहीं लगने देंगे मीटर। ये मिश्री वाला जहाँ भी जाना चाहेगा हम जाएंगे। ये कौन सी बात हुई मीटर लग रहा? पहले तारे लगा रहे थे, हमने बोला कि तारे नहीं लगाने देनी, हमने नहीं लगाने देनी। बोल रहे नहीं इधर मीटर नहीं लगेंगे। अब बारी मीटर लगाने की आ गई, क्यों लगने दे हम इधर मीटर? हमारे इधर कोई रहता नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 0 बॉर्डर है, बॉर्डर में हम रहते हैं। इस बार बारिश हुई, सारी मुंजी फसल खराब हो गई। किसने इधर पूछा हमें आकर?
किसी ने नहीं हमें इधर पूछा आकर कि आपकी मुंजी खराब हुई, क्या खराब हुआ, कोई नहीं आया हमें इधर पूछने के लिए। अगर आता ना एक बार हमें पता चलता। इतनी फायरिंग हुई कि किसी ने नहीं पूछा हमें इधर आकर। हमारा मकान देखना, पूरा मकान बैठ गया है, किसी ने नहीं हमारा मकान आकर उधर देखा कि बैठा है या नहीं बैठा है। हम बोल रहे हैं मीटर नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, बार बार बोल रहे हैं मीटर नहीं लगने देंगे। हमारे गांव है जो मतलब बॉर्डर से 1.0 पर है, तो हमारे इधर बेरोजगार बच्चे हैं, ना कोई काम है ना कोई धंधा है। क्या करें, हमारी फसल भी फायरिंग से खत्म हो जाती है, ना हमें कोई फसल का पैसा मिलता है ना कुछ मिलता है। मीटर वालों को देंगे, किसको देंगे? हमारे तो बार बार बोल रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगने हैं, स्मार्ट मीटर लगने हैं। हम कैसे लगवाएं? हमारी तो इधर कोई सुनाई भी नहीं कर रहा है। हम क्या करें? बार बार आते हैं तो बोलते हैं कि स्मार्ट मीटर के लिए बोल रहे हैं। हम कैसे लगाएं? देखो बोलते हैं कि कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं। हमारी मुंजी जो होती है, जो फसल होती है, तो हर फसल मतलब कि फायरिंग के साथ ख़त्म हो जाती है। हमारे जब फायरिंग होती है हम 2-2 महीने बैंकरों में रहते हैं, तब उस टाइम कोई नहीं पूछता हमें। तो हम क्या करें? अभी कहाँ से देना हमें किराया? कि हमारे इधर स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए और नहीं लगना चाहिए। और अगर ज़बरदस्ती हमारे से की, हम अपनी मिश्री वाला बंद कर देंगे। मिश्री वाला बंद करके रोड बंद करेंगे, ब्लॉक करेंगे रोड, हम धरना देंगे उधर। हमारी सारी लेडीज़ जाएंगी, एक दिन की बात नहीं, हम जहाँ बोलेंगे हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बात जरूरी हमारी सुनाई होनी चाहिए कि हमारा इधर हमारी पंजोट पंचायत में स्मार्ट मीटर नहीं होना चाहिए। इधर हमारा 0 पॉइंट पर बॉर्डर है, हम कहाँ से देंगे किराया? हमारा खेत भी वहाँ पर है। अगर हमारे खेतों में तो चलिए फिलहाल न्यूज़ ब्रीफ के इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाज़त और तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। नमस्कार।